प्यारे दोस्तों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे आपके सामने हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिक का पेपर। जी हाँ, 2025 के अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं और आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं दावा ठोक कर कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा 2025 का जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर होगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन, ये कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से पूरी क्लास को अटेंड करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लेकर आया हूं और सभी विद्यार्थी मैं आपके लिए जोश और जुनून के साथ जितने भी जो क्वेश्चन है वो सब कवर करवाऊंगा, सभी प्रश्नों के आंसर दूंगा। आप सब विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी साथियों के बीच इस क्लास को शेयर कर दो। और इससे पहले जरूरी बात प्रिय विद्यार्थियों, ये इतिहास का पेपर है, ये अर्धवार्षिक का इतिहास का पेपर है। ठीक है, आप सभी को कुछ नहीं करना। अगर कंप्लीट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, वहां पर मैं कंप्लीट आपकी तैयारी करवा रहा हूं, कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। दावा ठोक कर कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी मैंने बोला था, पहले भी मैंने कहा था। ठीक है, 2000 आपसे पहले जो स्टूडेंट पढ़े थे आपके भाई बहन, जो मैंने कहा था कि पूरा का पूरा आपका बोर्ड का पेपर मैं क्रैश कोर्स से मिला दूंगा, और है जैसा का जैसा कोर्स मिल गया, कोर्स से मिल गया। यानी प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट आप, मैं दावा ठोक कर कहता हूं 100 में से 100 नंबर में दिला दूंगा, बस आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 299 रुपए का ये कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आपको तीनों बुक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों बुक, इतिहास की 3 बुक है ना, भाग 3, भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से तीनों बुक के कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा हस्तलिखित इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट फ्री इसके अंदर मिल जाएंगे। मैं कंप्लीट थ्योरी के साथ हर एक चैप्टर को मैं समझाऊंगा इसके अंदर, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके शानदार तैयारी करवाऊंगा। और इसके अंदर जैसे आपके जितने भी जो पुराने पेपर हैं, पीवाईक्यू, सब कुछ मैं करवाऊंगा, बुलेट क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ लगाऊंगा इसके अंदर। तो आप ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। 299 रुपए का कोर्स है, गारंटी मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं जाने दूंगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपके सामने, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। इससे पहले कुछ निर्देश देखो, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अपना अनुमान अवश्य लिखे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है, यानी आपको यहां पर दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न आपके सामने दे रखा है, उसके आगे नंबर भी दे रखे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग यहां पर आपको अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर आंसर लिखने हैं। चलो प्रिय विद्यार्थियों, इस देरी किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देवे और अपने सभी साथियों के बीच शेयर कर देवे जो 2025 के अंदर पेपर देने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और यहां पे 10 प्रश्न दे रखे हैं। देखो, एक प्रश्न यहां पे एक नंबर का रहने वाला है, तो 10 प्रश्न यहां पे 10 नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आप देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने 10 होने वाले हैं और 10 पैसे 10 आपके राइट होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों अच्छे से मैं कह रहा हूं, पेपर यही मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दे रखा है ऑब्जेक्टिव में कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखेगा आपके सामने, अब स्पेस नजर आ रहा होगा सभी को, बिल्कुल आप सभी को नजर आ रहा है ना अच्छे से। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपके कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले में है और गगर नदी के किनारे है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसकी खोज 1952 के अंदर हुई थी, अमलानंद घोष ने करी थी। और ये स्थल राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी ये स्थल आपके हरियाणा में पड़ता है। रंगपुर ये स्थल गुजरात के अंदर पड़ता है। धोलावीरा ये स्थल गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था और इसके तहत मैंने आपको कुछ फैक्ट भी बताए, आप याद रखें अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 8, 18, 16, 14।
तो प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में यहाँ पे जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 16 महाजनपद? काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अच्छक, अवंती, गांधार, कंबोज। इस प्रकार से 16, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह गिरिवर्त, मगध के वर्तमान में पाटलिपुत्र है। इस प्रकार से यानी 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी सहित मैंने सब कुछ ऐप के अंदर करवा रखा है, अच्छे से समझा रखा है चैप्टर वाइज। चलो, और इन्हीं महाजनपदों के 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ है अगुत्रने का उसमें मिलती है। चलो, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था। ठीक है, अगला तीसरा देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके सामने। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? ठीक है, यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात, खुगत्सी, बुद्ध और जरथुष्ट्र दे रखा है। बताओ इसका आंसर। किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? तो सुकरात। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ग्रीक यूनान से संबंधित है सुकरात का संबंध। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट, अगला देखो आपके सामने, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बिरूनी, बिल्कुल, ये हमने यात्रियों के नजरिए जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था इब्न बतूता के बारे में, अल बिरूनी के बारे में। ठीक है, और आपके एक वो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। तो इस प्रकार से हमने देखा था। तो यहाँ पे अल बिरूनी किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, इनमें से कोई ने? फटाफट आंसर करिएगा देखिए जल्दी से। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? फटाफट। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत। किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, याद रखना आप सभी, मोहम्मद गजनवी, अल बिरूनी। इनकी पुस्तक थी एक, ध्यान रखना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ये किसकी पुस्तक है? किताब उल हिंद, ये अल बिरूनी की पुस्तक है। प्यारे विद्यार्थियों, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? अरे इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहल्ला। क्या है? रिहल्ला। तो ये भी आपको याद रखना है। रिहल्ला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। और किताब उल हिंद पुस्तक किसकी है? किताब उल हिंद आपके अल बिरूनी की। तो फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है? अरे ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर। बिल्कुल याद रखना आप सभी विद्यार्थी अच्छे से, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर। देखो, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है प्रिय विद्यार्थियों बर्नियर की। किसकी पुस्तक है? बर्नियर की। तो ध्यान रखना आप सभी, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? बर्नियर की। तो ये याद रखना आप सभी। ठीक है, चलो याद करो तो कर लेना, बाकी हमारा का ही है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाला क्या कहलाते हैं? काजी, उलमा, धर्माधिकारी, नाजिक। बताओ, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करने वाला, अधिकारी करने वाला क्या कहलाता है? ये बताना आपको, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट जल्दी बताओ देखिए आंसर। क्या कर रहे हो इसका आंसर? उलमा। बिल्कुल उलमा हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बी वाले सभी राइट हैं, उलमा हो जाएगा। शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाला वो उलमा कहलाता है। उलमा जो है वो एक तरीके से धर्म का ज्ञाता होता है। ठीक है, तो उलमा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविदु वंश। फटाफट देखो, हमने विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश पढ़े थे। सबसे पहला वंश संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अरविदु वंश, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक हुए कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय का जो संबंध रहा है वो तुलु वंश से रहा है प्यारे विद्यार्थियों। किससे रहा है? तुलु वंश से। बिल्कुल सी वाले सभी राइट है, तुलु वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तुलु वंश हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और स्थापना करते हुए डांस भी किया था, मैंने खुद ने देखा था। गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता? देखो, गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था, या ग्राम प्रधान कहलाता था, या चौकीदार कहलाता था, या मुकदम कहलाता था? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो जल्दी से, फटाफट आंसर करेगा प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट जल्दी से। हाँ, करो करो करो, आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल, गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? बिल्कुल मुकदम कहलाता था, मुकदम। और मुकदम ऑप्शन में नहीं हो तो मंडल देखने को मिल जाएगा, मुकदम या मंडल कहलाता है। याद रखना, गांव की पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुकदम या मंडल कहलाता है। अरे याद रखना तो याद रखना है, बाकी याद नहीं करो तो मारा का ही जावे, भले करो भले मत करो।
लेकिन मारो फर्ज है कहवा को कि याद कर लियो तो याद कर लियो, ठीक है। અને याद नहीं करिया तो फिर मारा काय करनो, थारे फेल तू होई, नंबर थारे कम आए, आ तो है कोनी मारे नंबर कम हो जाए हैं। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1760, 1761, 1840, 1861। अमेरिका में गृह युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर हाल में मिलने वाले क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों फटाफट करो। देखे अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल 1861 के अंदर। कब? 1861 में प्यारे विद्यार्थियों। 5 सालों तक चला था, 5 साल तक चला था, 1861 से 65 तक चला था अमेरिका में गृह युद्ध। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस, वेलेजली की सहायक संधि या फिर ईसाई धर्म का प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? चर्बी वाला कारतूस। ये जो है वो 1857 की क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण था। फिर क्रांति यानी विद्रोह होता है मेरठ से। भाई 1857 का विद्रोह शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई थी, ठीक है। आप सभी को पता होगा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहां पर ये हो गए 10 क्वेश्चन। अगर 10 प्रश्न के आपको आंसर आ रहे हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं, और 10 में से नहीं आए हैं तो नंबर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न आपको याद करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये हमने कवर किए। प्यारे विद्यार्थियों देखो आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से याद करने, मैं कह रहा हूं ना, मेरे पर विश्वास करो। आप सभी अर्धवार्षिक का जो आपका पेपर होगा ना, इसमें से यहां से बनेंगे सब क्वेश्चन। देख लेना आप सभी, मिला लेना पेपर में, मिला लेना आप सभी, बहुत से क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से आप याद करें, खोपड़ी में फिट करें, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? पहले ये बताओ भाई, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा कहां है वर्तमान में? हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी। लेकिन भाई देखो आप ऐसे मत करना, अगर ऑप्शन में ऐसे पूछे कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, आप 1921 करके आइयो। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, अगर ऑप्शन में 1921 भी दे रहेगा, 1924 भी दे रहेगा, तो फिर 1924 करके आए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वैसे आपको मिलेगा, ज्यादातर ऐसे 1921 ही करके आएंगे। और टीचर भी शायद यानी कि 100 में से मैं कह रहा हूँ 100 में से जो है 80% जो है वो टीचर बस इसका आंसर 1921 ही मानेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ही मानेंगे। वैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी, ठीक है। इसके सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? तो सबसे लंबे अभिलेख 26 चिन्ह है। कितने चिन्ह है? 26 चिन्ह है। तो आप याद रखना आप सभी अच्छे से, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए मौर्य सम्राट कौन था? बताओ, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? 261 ईसा पूर्व में आपको पता है कलिंग पर युद्ध होता है, 261 ईस्वी। हाँ, फिर यहाँ पर कलिंग पर विजय प्राप्त और अशोकमान, ठीक है। अशोक, इन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा भी कर दी, क्योंकि इसमें 1 लाख लोग से 1 लाख प्लस लोग मारे गए थे। उस व्यापक नरसंहार से अशोक विचलित हो जाता है और शस्त्र त्याग की घोषणा कर देता है, और उसने ये भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लेता है, ठीक है। किस राजवंश में राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम लिखा जाता था? तो ये आपके सातवाहन शासक। कौन से शासक? सातवाहन शासक, याद रखना, सातवाहन शासक हो जाएगा इसका आंसर। जैन धर्म के जो महापुरुष हैं वो क्या कहलाते थे? अरे जैन धर्म के महापुरुष हमने देखा था ना, वो कहलाते थे तीर्थंकर। तीर्थंकर, या जिसे हम शिक्षक भी कह सकते हैं। महापुरुषों को शिक्षक कहते हैं, ठीक है। तीर्थंकर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। तो तीर्थंकर करके आइयो आप सभी। हर एक प्रश्न याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद करो, 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 ठीक है। आप सभी को याद करना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? ओहो, अल बिरूनी का जन्म कहां हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था, 973, ठीक है। उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़म में होता। तो इब्न बतूता का कहां होता है? इनका जन्म होता है मोरको में, मोरको तेंजियर, ठीक है। तेंजियर, मोरको तेंजियर में इनका जन्म हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? मोरको के तेंजियर में। आप याद रखना, मोरको के तेंजियर, मोरको के तेंजियर, मोरको के तेंजियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला है, दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया? प्रिय विद्यार्थियों, दक्षिण के जो चोल सम्राट थे उन्होंने किस, जैसे हमारे भारत के अंदर बात करें, देखो दक्षिण के अंदर यदि बात करें तो जो चोल सम्राट थे उन्होंने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया? देखो तो दक्षिण में जो है वो सभी जो है वो शैव परंपरा का समर्थन करते हैं, शिव जी को मानते हैं, ठीक है। शैव परंपरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं रखा है, आप शैव परंपरा करके आई हो, ठीक है। शैव, ओके। सभी लोग दक्षिण में जो है चोल सम्राट जो है वो शैव मत को मानने वाले थे।
हजारा मंदिर कहाँ स्थित है? हजारा मंदिर हम्पी कर्नाटक के अंदर है, हम्पी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक याद रखना आप सभी, कर्नाटक, 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 क्यों नाटक कर रहे हैं? हजारा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक, 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 ठीक है, याद कर रही हो। चलो नेक्स्ट आगे देखो, हो गयो? अरे हो गयो कहीं? हाँ चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अरे बताओ बताओ बताओ, आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट 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 बताओ, फटाफट फटाफट। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अरे ए से आईन ए अकबरी, ए से अबुल फजल, ठीक है। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, अबुल फजल। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। संताल लोग किस प्रकार की खेता करते थे? अरे भाई खेता, किस प्रकार की कृषि करते थे, किस प्रकार की खेती करते थे? तो संताल लोग प्यारे विद्यार्थियों स्थायी खेती करते थे। कैसी खेती करते थे? स्थायी। तो ये आपको ध्यान रखना है, संताल लोग जो है वो स्थायी खेती किया करते थे। अरे आ रही बात समझ में? आ रही क्या बात समझ में? आ रही नहीं? ठीक है। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल, इसके प्रतिनिधि को क्या कहा? रेजिडेंट कहते थे, रेजिडेंट। क्या कहते थे? रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट। याद रखना आप सभी, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? रेजिडेंट कहा जाता था, रेजिडेंट। क्या कहा जाता था रे मुगला? रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दापुड़ी? रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेजिडेंट। किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया? बताओ बताओ बताओ। इनका नाम था प्यारे विद्यार्थियों जीडी बिड़ला। कौन? जीडी बिड़ला। ये याद रखना आप सभी, ये हो जाएंगे। किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था? जीडी बिड़ला ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहां थोड़ी बात आई उलझनी। देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, यहां देखो। अरे मुंडो कटा फटोटी देखो नीट सामने, देखो टी, मैं ध्यान रखियो अच्छे से, मैं प्रश्न बता रही था ने अच्छी तरीके से। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, देखो ध्यान रखियो अच्छे से, चारों पॉइंट बताओ थारे। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी रे? 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आई बात समझ में? आगे आगे बताओ। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने रे भाई? स्थायी अध्यक्ष कौन बने रे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे 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 चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, बात आगे ठाणे। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बने रे? कौन बने रे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना। अरे बात तो ठाणे आ गई यार, गजब गजब। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के प्रारूप, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने रे भाई? कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार कौन बने रे? BN राव। कौन बने रे? BN राव। कौन बने? BN राव। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझ थारे बात अच्छी तरीके में बता दियो। अब अट्टू गलत कर दियो तो थारो चामड़ी पाड़ दूला। आई बात समझ में? अगर बे क्वेश्चन गलत कर दियो तो मुर्गो बनान ठोकुला में, ठीक है। मैं, आप क्या सोच रहे हैं कि ये ऑनलाइन में है, मोबाइल लू कैसे? मैं मोबाइल बाहर निकल जरूर, ध्यान रखना। कंप्यूटर से देख रहे, कंप्यूटर में देख रहे, कुछ लैपटॉप में देख रहे, कुछ मोबाइल में देख रहे हैं। मैं बाहर निकल जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है।
मैं बाहर निकलूंगा, निकलू तो आप क्या सोच रहे मोबाइल से क्या निकलते हैं, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक प्रश्न पूछने वाला हूं मैं आप सभी को। अगर प्रश्न नहीं आया नहीं तो देख तुम बजो मुर्गी बनाना पस ठोकुला। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना। आधी रात को पूछ लूला मैं प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये ध्यान रखे अच्छे से। अब प्रश्न क्या पूछा था मैं? प्रश्न ये पूछा था मैं, ये पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा था मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, अरे भूल मत जाना। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। मैंने देखो थारे लिए कितनी मेहनत करी हूं, भूल जाओ तो भूल जाओ थारी बिल्लो, मैंने कही कह रही तुम है पढ़ ले, पढ़े थारे काम आएंगे मारे, तू पढ़ ले अच्छे से, याद करे तो कर लियो, नहीं करे तो ब्रो लिया 2-3 रुपये। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों का वर्णन करो। हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों का वर्णन करो। बताओ बताओ बताओ, हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? मैं थोड़ा बड़ा करूं, मैं बड़ा कर देता हूं भाई। चलो अब थाने पूरा दिक्कत है। ठीक है, अरे ठीक है कही, ठीक है ठीक है ठीक है, वाह आ रही बात समझ में, आ रही है, आ रही है, क्या बात कर रही है, आ रही बात समझ में। चलो वेरी गुड, आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके, यानी कि जीवन निर्वाह के कौन कौन से तरीके थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो क्या करते थे प्रिय विद्यार्थियों? खेती करते थे, खेती कृषि करते थे। और कृषि में क्या क्या उगाता? कृषि में गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ठीक है, चावल है, सफेद चना है, तिल है, इनको उगाते थे, खाते थे, इनको मजा करते थे। ठीक है, खेती में ये उगाया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को भी पालते थे, पशुपालन भी किया करते थे, पशु को पालते थे, पशुओं का पशुपालन को किया करते थे इस प्रकार से। फिर वो व्यापार भी किया करते थे, शिकार भी किया करते थे। पॉइंट बाय पॉइंट इस प्रकार से बना बना के लिख देना फिर विद्यार्थी निर्वाह के तरीके में। क्या टेंशन ले रहे हो? किक टेंशन ले रहे हो? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार करता और मजा करता, बस ये लिख देना इसमें। ठीक है, ये निर्वाह के तरीके थे, जीवन निर्वाह के तरीका मैंने बता दी हो अच्छे से। ठीक है, 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण बताऊं भाई। 16 महाजनपद दियो, मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि महाजनपद कितना है? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की जानकारी में बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में मिलती है। उसमें से मगध के उत्थान के कोई 3 कारण बताओ भाई। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था। मगध जो है वो क्या था? सबसे शक्तिशाली था। काशी, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मैं आंखें बंद कर दी थी, आंखें बंद करो एक बार, देखो आंखें बंद कर दी मैं। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, सकम, दिगंधर, कंबोज। बोलो 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 बोलो। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, सकम, दिगंधर, कंबोज। बोल पांच बोल, पांच बोल, वापस बोल। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, सकम, दिगंधर, कंबोज। हाँ वापस 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 वापस, अरे वापस बोलो। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, सकम, दिगंधर, कंबोज। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, सकम, दिगंधर, कंबोज। ठीक है, बोल दिया? एक बार सही ढंग से बोल। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजीमल, चैती, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसन, अस्यगवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, ये 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद करवा दिया। 16 महाजनपद सब शक्तिशाली जनपद थे मगध। ठीक है, अब मगध शक्तिशाली क्यों था? बात आई अट्टे कि 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कौन से कारण थे, यही तो प्रश्न में पूछा है। यानी मगध शक्तिशाली क्यों था? तो आप लिख सकते हैं कि यहां उपजाऊ मैदान स्थित था। कौन सा मैदान? उपजाऊ मैदान स्थित था, जहां यहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी, यहां पे भारी वर्षा होती थी। ठीक है, लोहे की खदानें मौजूद थी, तांबे और लोहे जैसे प्रमुख जो है खनिज जो है खनिजों से वो समृद्ध था मगध। ठीक है, और यहाँ पे कुशल हथियार मौजूद थे। ठीक है, विशाल सेना यानी सैन्य शक्ति भी मौजूद थी। यहाँ पे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये कारण आपको लिखने हैं, ये चारों कारण बता देना, 4-5 जो भी कारण पूछे बता देना। इसलिए मगध जो है वो शक्तिशाली था और ये मगध के प्रमुख उत्थान के कारण है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ उपजाऊ मैदान स्थित था, जलोढ़ यानी कि यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा होती थी, लोहे तांबे
जैसे प्रमुख मतलब जो खनिज थे वो खनिजों से वो समृद्ध था मगध, और कुशल हथियार यहाँ पे मौजूद थे, और चारों ओर वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यहाँ पर सैन्य शक्ति थी। इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना यार, काहे बात करो यार छोरा। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, आगे देखो मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। है मातृवंशिकता, कौन सी वंशिकता, मातृवंशिकता। एक है पितृवंशिकता, पितृवंशिकता, पितृवंशिकता यानी प्यारे विद्यार्थियों समझना, मातृवंशिकता एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में माता को अधिक महत्व दिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में माता को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज में माता को अधिक महत्व दिया जाता है तो वो होती है मातृवंशिकता। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में पिता को अधिक महत्व दिया जाता है तो वो होती है पितृवंशिकता। ठीक है, मातृवंशिकता में जो है समाज के अंदर माताओं की चलती है। मतलब जो है जैसे मान लो आपके परिवार है, आपके परिवार में आपके पापा हैं, मम्मी हैं और आपके भाई बहन हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है परिवार का पालन पोषण यानी परिवार का जो मुख्य लीडरशिप जो करेंगे, भाई देखभाल जो करेंगे परिवार की, कौन करेंगे, पिता करेंगे, तो वो होगी पितृवंशिकता। अगर परिवार की देखभाल माता करेगी तो वो होगी मातृवंशिकता। अरे समझना है यार, का बात करो, हाँ समझ आगे था रे, चलो ठीक है। यानी मातृवंशिकता एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में माता को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज में माता की चलती है वो मातृवंशिकता, जिसमें पिता की चले पितृवंशिकता। अरे बात ठाणे है, ठीक है आगे देखो। भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए। अरे भाई सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम का नाम सुना होगा, उन्होंने सांची की स्तूप को संरक्षण प्रदान किया था। भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए थे। विशेषकर बात करता हूं मैं शाहजहां बेगम की और सुल्तान जहां बेगम की। इन्होंने जो है वो सांची की स्तूप को जो है वो संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, सांची को स्तूप को बचाने में बहुत योगदान दिया था सुल्तान जहां बेगम ने और एक शाहजहां बेगम ने। ठीक है, तो भोपाल के शासकों ने जो है वो उन्होंने क्या किया, सांची के स्तूप को बचाने के लिए इन्होंने स्तूप के पास एक विशाल संग्रहालय बनाया था। ठीक है, संग्रहालय बनाया, उन्होंने स्तूप के रख रखाव और मरम्मत के लिए जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की। तो इस प्रकार से आप बता देना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने जो बताया है वो पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया था। इब्न बतूता, ओ इब्न बतूता एक प्रकार को कही हो मारो दोस्ती जियो, हटीलो ही हो, एक नंबर को जिद्दी ही हो। ठीक है, मैंने क्यों, मैंने कहा इसे कि यार हम दोनों यार घूमने हम दोनों जो है एक दिन चलते हैं मेले के अंदर। इसने कहा मेले में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं, ये साला हटीला था, एक बार हट कर लेता किसी भी काम में। ठीक है, इसे इसके मन में जसगी कि यार आज मुझे अमेरिका जाना है तो ये जाके रहेगा, कुछ भी करो भले, कुछ भी करो भले इसको गाड़ी कुछ नहीं मिले, लेकिन पैदल ही चला जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। ये हटीला था, जिद्दी यात्री था, ये घूमने में ये मतलब किताबी कीड़ा नहीं था। ये समझता, ये कहता कि किताबी ज्ञान कुछ नहीं है, आप जो किताबें पढ़ते हैं वो कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञान यात्राओं से मिलता है, भ्रमण करने से मिलता है। अगर अच्छा ज्ञान अर्जित करना है तो यात्रा करो, किताबी ज्ञान में कुछ नहीं है, ये ऐसा कहते थे। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा वरीयता देते थे, किताबी ज्ञान से भी ज्यादा वरीयता किसको देते थे, घूमने से। ठीक है, कि घूमेंगे तो ज्ञान मिलेगा। तो इब्न बतूता एक हटीला था, जिद्दी यात्री था, मेरा दोस्त भी था मैं। ठीक है, और इनका जन्म मोरको के तेंजर में हुआ था। ठीक है, और काफी अच्छा दोस्त था ये, लेकिन थोड़ा हट बहुत ज्यादा करता था। तो इन्होंने नारियल का वर्णन किस प्रकार से किया, तो इन्होंने नारियल का वर्णन किया। इन्होंने एक नारियल का पेड़, देखो भारत का मैं नारियल को पेड़ देखियो कि यार वास्तव में पेड़ तो गजब को ये यार, गोल गोल देखो नारियल इतो बड़ो। ठीक है, तो इसने नारियल के पेड़ की तुलना कर दी के साथ है, खजूर के साथ है। वो तो खजूर जार दिखा करे। ठीक है, तो नारियल का पेड़ खजूर के जैसे होता है, ऐसा इन्होंने बताया इब्न बतूता ने। क्या बताइयो कि नारियल को जो पेड़ है वो खजूर जहाँ हुए, लेकिन खजूर को फल अलग हुए, इको फल अलग हुए। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो नारियल होता है इन्होंने खजूर जैसा बताया है, लेकिन इन्होंने खजूर से अलग बताया। इन्होंने कहा कि इसका फल जो है वो अलग होता है, नारियल का फल अलग होता है। ठीक है, और इसकी तुलना जो है इब्न बतूता क्या, वो नारियल तो मानो को मातो है मैंने क्या मातो है क्या, मानो को, यानी कि इसकी जो तुलना है वो मानव मस्तिष्क से भी की है। तो ये याद रखना है कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने नारियल की तुलना मानव मस्तिष्क से की है, तो वो इब्न बतूता। मुख्य अर्थ ने यार मानव मस्तिष्क से मिली हुई तुलना, नारियल की तुलना मानव मस्तिष्क से क्यों करे, क्या नहीं हो तो मानो कि मस्तिष्क जाने दिखे, क्या मूंड की तरह दिखे। ठीक है कर भाई, तुम किताबा में लिख ही दियो, अब आज मैं उधर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की इन्होंने। और वो नारियल व पाल की तुलना भी करते हैं, नारियल व पान जैसी
वनस्पति को देखकर बहुत अच्छा ये जो है वो अचंभित हुआ। इस प्रकार से इन्होंने जो है लिखा। ठीक है, तो इसमें ऐसे बता देना आप। अल्वार और नैनार संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अल्वार और नैनार संतों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था? पहले तो देखो, अल्वार और नैनार संत दोनों की विचारधारा अलग अलग है। अल्वार जो है वो विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, और नैनार जो है वो शिव भगवान को मानते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्वार विष्णु को मानते हैं, नैनार शिव को मानते हैं। अब इन दोनों के जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था? दोनों का जाति के प्रति दृष्टिकोण एक ही था। क्या था? ये जाति व्यवस्था को इन दोनों ने चुनौती दी। क्या चुनौती दी? यानी कि जाति व्यवस्था को इन्होंने ठुकरा दिया, जाति व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कोई जाति पाति नहीं है, यानी कि भक्ति के मार्ग पर चलना है हमें। ठीक है, भक्ति के मार्ग पर जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती, ये ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, अल्वार और नैनार संतों ने। ठीक है, तो इन्होंने जाति व्यवस्था को जो है वो अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप बता देना। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन करो। तो महानवमी डिब्बा ये एक विशालकाय मंच होता था। महानवमी डिब्बा जो है एक विशालकाय मंच होता था। अब इससे जुड़े अनुष्ठानों का आपको यहां पे वर्णन करना है। बताओ, थारे पत्तो है? अरे महानवमी डिब्बा के बारे में बेरो है कि नहीं है? था ने मन तो कौन ने बेरो है? बेरो कौन थी के बारे में? इका मायने धार्मिक और राजसी दोनों गतिविधियां शामिल थी। जैसे मान लो माता रानी की पूजा करनी है, देवी की पूजा करनी है। ठीक है, पहले युद्ध के मायने लड़ने के लिए घोड़ा होता तो राजकीय घोड़ों की पूजा करनी है। ठीक है, और पशु उस समय का मायने पशु ने बलि भी देता तो पशुओं की बलि देता और मतलब यात्रा निकालता, शोभा यात्रा निकालता। पशु को बलि के साथ जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती थी उस समय। ठीक है, सेना का निरीक्षण, ये सब जो है वो इसमें जो है ये प्रमुख महानवमी डिब्बा के तहत जो है अनुष्ठान होते थे। तो इनके बारे में बता देना। ठीक है, प्रमुख देवी की पूजा होती थी, राजकीय घोड़ों की पूजा होती थी, पशु की बलि के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस तरीके से बता देना। ठीक है, 17वीं शताब्दी के स्रोतों में किन दो प्रकार के किसानों का उल्लेख है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMPORTENT इंपॉर्टेंट। 17वीं शताब्दी के स्रोतों के किन दो प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है? तो देखो, दो प्रकार के किसान थे। एक तो थे खुद कास्त किसान, एक तो थे खुद कास्त किसान, एक होते थे पाई कास्त किसान। ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी के स्रोतों में किन दो प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है? एक तो होते हैं खुद कास्त किसान, एक होता है पाई कास्त किसान। खुद कास्त किसान, इनकी खुद की जमीन होती थी। ठीक है, अपनी खुद की जमीन पर ये मतलब जमीन बोया करते थे। ठीक है, जबकि पाई कास्त किसान, इनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, ये दूसरों की मतलब जमीन लेते थे, उन पर खेती किया करते थे। ठीक है, तो ये लिख देना, खुद कास्ट और पाई कास्ट। खुद कास्ट के पास खुद की जमीन होती थी, पाई कास्ट के इनके खुद की जमीन नहीं होती थी, ये दूसरों की जमीनों पर खेती किया करते थे। बस इतना सा अंतर। नेक्स्ट अगला है संताल विद्रोह के कोई दो कारण बताओ। संताल विद्रोह, अब भाई जो संताल लोग थे उन्होंने क्यों विद्रोह किया, उनके कोई दो कारण आपको यहाँ पे बताने हैं। संताल विद्रोह के क्या कारण है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जमींदार लोग जो थे, साहूकार जो लोग थे, ब्रिटिश अधिकारी जो लोग थे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार, साहूकार, वो जो है संताल लोगों का शोषण करने लग गए। ठीक है, और इन पर जो है भारी भारी कर लगा दिया। इस वजह से जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह के दो कारण आप इस प्रकार से बता सकते हो। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ देखो, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि उनकी जमीनें वे पारंपरिक अधिकार जो है वो छीन ले गए। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके अंदर अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें लिख सकते हैं कि जनता के जो प्रमुख जो अधिकार थे, ठीक है, इनके उनकी जो जमीनें थी, जो पारंपरिक अधिकार जो उन्हें मिले हुए थे, वो उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए थे। ठीक है, और इन पर जो है भारी टैक्स लगा दिए, भारी कर लगा दिए और इनका शोषण करने लगे, आर्थिक शोषण करने लगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों का संक्षेप में लिखो। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य को संक्षेप में लिखो। भाई देखो, गांधी जी के द्वारा जो है आप लिख सकते हैं भाई सत्याग्रह शुरू करना। ठीक है, और जो है अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। इस तरीके से आप बता सकते हैं।
संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। देखो संविधान में केंद्र को, ठीक है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किन्हीं 3 प्रावधान, तो 3 प्रावधान ये हैं भाई, आप लिख सकते हैं भाई हमारे जैसे संविधान के अंदर 3, मान लो कोई जैसे कोई राष्ट्रीय अपने संविधान के अंदर कुछ अव्यवस्था फैल जाती है तो हमें कुछ अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अनुच्छेद 352 मिला हुआ है, अनुच्छेद 352 मिला हुआ है, अनुच्छेद 356 मिला हुआ है, अनुच्छेद 356 मिला हुआ है, अनुच्छेद 360 मिला हुआ है। तो ये कुछ 3 आप महत्वपूर्ण जो है प्रावधान लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपके केंद्र को जो है वो अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ठीक है। वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, युद्ध बाहरी आक्रमण हो जाता है तब जो है इस प्रकार से लगा सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह होने पर, ठीक है। संविधान में ये हो गया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया था प्रिय विद्यार्थियों भारत 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और एक पूछा जाता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन तो आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई? क्रिप्स वार्ता इसीलिए टूट गई थी प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार के जो है प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जो भारतीय नेता है वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से जो है वो संतुष्ट नहीं थे, बस ये लिख सकते हैं, इसलिए जो है वो वार्ता टूट गई थी, ठीक है। और ये भारत आया था 1942 में। नेक्स्ट, मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या संदेश पहुंचाया? देखो प्रिय विद्यार्थियों, मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या संदेश पहुंचाया? मेरठ, सबसे पहले देखो विद्रोह जो शुरुआत होती है विद्रोह की मेरठ से होती है। मेरठ आपके यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो विद्रोह की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ से। तो यहां से जो सिपाही हैं वो सिपाही जो है वो बहादुर शाह के पास पहुंचे। बहादुर शाह दिल्ली पर शासन कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इन्होंने कहा, सिपाहियों ने कहा कि हम जो है वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो गाय व सूर वाला चर्बी वाला जो कारतूस था ना वो, ठीक है। तो इससे उन्होंने उन सिपाहियों का मानना था कि इससे में हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, कि इससे आप जो है बहादुर शाह को बोल रहे कि आप हमारी सहायता करो, ठीक है। इन्होंने भी जो है सहायता, सिपाहियों ने जो है फिर बहादुर शाह ने इनका समर्थन किया। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रमुख संदेश पहुंचा है कि आप हमारा साथ दो। इस्तेमारारी बंदोबस्त क्या था? इस्तेमारारी बंदोबस्त प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को पता है, इस्तेमारारी बंदोबस्त 1793 में शुरुआत हुई थी इसकी और बंगाल के अंदर हुई थी, ये याद रखना। इस्तेमारारी बंदोबस्त 1793 बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और इस्तेमारारी बंदोबस्त क्या था? ये एक भू राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? इस्तेमारारी बंदोबस्त ये एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें लिख देना एक भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। इसके बारे में बता देना आप। मुगल कालीन खुद कास्त व पाई कास्त किसानों में अंतर स्पष्ट करो। देखो मैंने बता दिया ना आप सभी को, खुद कास्त इनकी खुद की जमीन होती थी और पाई कास्त इनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, ये दूसरों की जमीनों पर जो है वो खेती करते थे। स्थापत्य के संबंध में गोपुरम साहब क्या समझते हैं? देखो प्रिय विद्यार्थियों, स्थापत्य के संबंध में गोपुरम तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, ये देखो ये मंदिर है, ठीक है। ये कोई आपके सामने मंदिर है, ये मंदिर है और मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना वो इसको इस तरीके से ऐसा बनाया जाता था, ठीक है। ये जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था इसको बोलते थे गोपुरम। यानी गोपुरम किसे कहते हैं? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते थे गोपुरम। स्थापत्य के संबंध में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता था, ऐसे बता देना आप सभी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन तथा जल विकास प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताओ। आपने कोर्स ले रखा है मेरा 299 रुपए का कोर्स ले रखा है ना आपने, महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। आप सभी विद्यार्थियों ने महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ले रखा है ना? अरे ले रखा है ना आप सभी ने? जिन्होंने भी ले रखा है तो 299 रुपए के कोर्स के अंदर प्यारे विद्यार्थियों महेंद्र बिहार कोचिंग अगर नहीं ले रखा तो ले लेना। ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे मैंने सब क्वेश्चन करवा रखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन जल निकास प्रणाली क्या है, नगर नियोजन के बारे में बता रखा है, जल निकास प्रणाली के बारे में बता रखा है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है जल निकास प्रणाली, ठीक है। तो आप महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके वहां कर लेना। वो वीडियो कितना लंबा हो गया मैं देखूं, 39 मिनट का हो गया, 39 मिनट का।
तो 39 मिनट का हो गया, अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा बड़ा प्रश्न है, देख लियो अच्छे से, ठीक है। महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना। आप सभी कोर्स में नोट्स भी फ्री दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, आप ज्वाइन कर लेना। मैराथन क्लास है, बुलेट क्लास है, सब कुछ वहां मिलेगी आपको। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। देखो, संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया, और बाकी ये देख लो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मानचित्र में राजगीर है, नागेश्वर है, नासिक है, चंपारण है, लखनऊ, लोथल, ये मैप में दर्शाने हैं, बम्बई, पालनपुर, सब कुछ। ओले ओहो, थारो पेपर कंप्लीट हो गयो कंप्लीट, ठीक है। तो महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं चलूं, सभी ने राम राम, ओके।